जय हिंद साथियों, आपका अपना चैनल अवध कोचिंग क्लासेस आपके सामने हाजिर है। पेट के सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए 10वीं क्लास लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। अब की बार पेट पार इस लक्ष्य को हमें पूरा करना है, तो साथ बने रहिए साथियों। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग यानी इंपीचमेंट जो लगाया जाएगा, किस आधार पर लगाया जाएगा। या तो वह संविधान का शोषण कर रहा हो, दोहन कर रहा हो, अतिक्रमण कर रहा हो। संविधान को जब तक वो ठेस नहीं पहुंचाएगा तब तक हम उस पर महाभियोग की बात नहीं करेंगे। बस यही एक प्रावधान है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया के लिए। या तो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा हो, तो जाहिर सी बात अगर ऑप्शन में देखा जाए तो किसी भी आधार पर नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये गलत है। संविधान के अतिक्रमण करने पर, अतिक्रमण मतलब संविधान का दोहन कर रहा है वो, तो संविधान का अतिक्रमण, ये उत्तर आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है। तो महाभियोग प्रस्ताव जो पारित किया जाता है वो कितने, मैंने आपको इसके पहले क्लास में, यानी कि इसके पहले जो क्लास थी आपकी 8वीं और 7वीं क्लास में, मैंने आपको बताया था कि महाभियोग आर्टिकल 61 यानी कि 61 में बताया गया है इंपीचमेंट, और दो तिहाई बहुमत से पारित होता है। लोकसभा से भी 2/3, राज्यसभा से भी 2/3। तो यहां पे क्या दिया है, सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3, एक ये दिया हुआ है। सदन में उपस्थित सदस्यों के मतदान की 2/3। तो बात अब दोनों में 2/3, तो सही क्या होगा। सही दोस्त ये मैंने आपसे बताया था कि जब लोकसभा और राज्यसभा में जो उपस्थित व्यक्ति हैं उनका 2/3, उनका 2 और 3। अगर हम बात करें, देखिए भाई, राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में अगर देखा जाए तो यहां पे 250 लोग हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कितने हैं, सॉरी लोकसभा, राज्यसभा में कितने, 250, और लोकसभा में कितने भैया, लोकसभा में 550। ठीक है, तो अब बताओ भैया, अगर हम कहें तो ये तो कुल सदस्य हो गए, इनका 2/3 नहीं चाहिए। अब राज्यसभा में मान के चलिए अगर आए हैं यहां पे 150 लोग, तो उपस्थित कितने हैं, 150, कुल है 250, तो इनका 2/3 हम लेंगे उपस्थित का। यहां 550 है लेकिन आ गए हैं 350 ही, तो 350 जब आए हैं तो इसका हम लेंगे 2/3, उपस्थित का लेंगे 2/3 हम, कुल का नहीं लेंगे। तो यहां पे ऑप्शन क्या कह रहा है, सदन में उपस्थित और मतदान करने में वाले कम से कम 2/3 सदस्य, यानी कि जो उपस्थित हैं इनका ही हम 2/3 रखेंगे। इसको ना प्रेफर करिएगा, ये बिल्कुल उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हम कर रहे हैं, तो ये किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 360 में है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। देखो यहां पे 2 बार और आ गया है, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो देखो भाई, राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ नहीं लेता। पहली बात तो पद गोपनीयता की शपथ नहीं लेता है, ये राष्ट्रपति शपथ लेता है रक्षण की, रक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण। ये शपथ राष्ट्रपति महोदय इन 3 चीजों की लेते हैं, रक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण। ये शपथ लेने का जो प्रावधान है वो है आर्टिकल 60 में दिया गया है। 60 में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उसकी अनुपस्थिति में, हम इस क्लास को कर चुके हैं पीछे, उसकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो दिलाते हैं, यानी सीनियर जो जज हैं वो दिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है दिलाता कौन है, तो भाई जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर ये नहीं रहेगा तो 33+1 ये सर्वोच्च न्यायालय में प्रावधान है जजों का, ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये 33 अन्य हैं। तो इसमें जो उच्च होगा, जो वरिष्ठतम होगा, अगर ये नहीं है तब ये दिलाएगा शपथ, अगर ये हैं तो यही फिर शपथ दिलाएंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ ग्रहण करता है? जस्ट मैंने अभी लास्ट क्लास में बताया, पिछली स्लाइड आप देखिए, इसमें देखिए इसका उत्तर दिया हुआ है, आर्टिकल 60 लिखा हुआ है, तो आपको तुरंत उत्तर यहां पे बिना सोचे समझे अनुच्छेद 60 पर टिक कर देना है, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है? देखिए इसकी भी बात अभी मैंने आपसे की, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की बात मैंने की थी कि अगर सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे जो है उसका वरिष्ठतम न्यायाधीश अगर वो है तो भाई वही उसके शपथ समक्ष दिलाएगा शपथ, ये लोग शपथ कोई नहीं दिलाना है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य जज है, मैंने आपसे क्या कहा था, इसके जजों की संख्या कितनी है? 33+1 है। ये अगर नहीं है तो इनमें जो सीनियर हैं वही तो दिलाएंगे, यही तो बात हम लोगों ने की थी, तो बात तो क्वेश्चन वही आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो, बड़ी अच्छी बात है कि दोनों देश से बाहर हो, उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है? इस पर हम चर्चा कर चुके हैं और इसका उत्तर फिर से एक बार आपको देना चाहें तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यह काम करेंगे और यह काम एक बार भारत में हुआ भी है। ऐसा वो सौभाग्य दिन आया जो इस प्रश्न की अगर कहें गरिमा जो बनी है तो वो कैसे बनी है? ये है 1969 का मामला। उस साल क्या हुआ, देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जिनका नाम है जाकिर हुसैन साहब, ये हुसैन जी जो हैं इनकी मृत्यु हो गई पद पर कार दुर्घटना में। ये आपको क्वेश्चन मिला है, आपकी स्लाइड में है। अब इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो थे वो थे वीवी गिरी साहब, वराहा वेंकट गिरी। तो उन्होंने इस पद को ग्रहण किया, यानी कार्यभार यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में, कार्यवाहक, ठीक है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। लेकिन अब दुर्भाग्य ये आ गया कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं ये, ठीक है, अब ये राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। तो राष्ट्रपति की चुनाव की एक शर्त है कि आप किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। तो इनको त्यागपत्र देना पड़ा। किसको? वीवी गिरी साहब को त्यागपत्र देना पड़ा। वीवी गिरी जी को त्यागपत्र देना पड़ा। अब जब वीवी गिरी जी को त्यागपत्र देना पड़ा तो वो अब राष्ट्रपति का पद भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति मैं था, मैंने त्यागपत्र दे दिया अपने पद से, तो मैं उपराष्ट्रपति नहीं हूं। जब उपराष्ट्रपति नहीं हूं तो मैं राष्ट्रपति भी नहीं रहूंगा, उसके कार्यों का निर्वहन भी नहीं करूंगा। तो अब ये दोनों पद खाली है। अब जब ये दोनों पद खाली है तो इसे कौन भरेगा? तो इसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस समय थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह जी थे और ये सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश हैं और इन्होंने इस पद को फिर ग्रहण किया। तो यहाँ पे देखिए, ये भारत में एक बार घटना घट चुकी है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोनों के न रहने पर पदभार ग्रहण करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है, ये टेक्निकल टीम की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। त्याग पत्र, ठीक है, त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, यहां ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन होना चाहिए उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पे टेक्निकल टीम की थोड़ी सी मिस्टेक है, इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। प्रधानमंत्री को नहीं दे सकता है, वो नियुक्त करता है, वो मुख्य न्यायाधीश को वो भी नहीं उनकी नियुक्ति करता है, उपराष्ट्रपति को ही देगा ये, और लोकसभा अध्यक्ष को तो बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जब राष्ट्रपति मृत्यु त्याग पर पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक के लिए राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे? प्रश्न को समझिएगा फिर से एक बार। जब राष्ट्रपति महोदय की मृत्यु हो जाए या वह त्यागपत्र देते हैं या फिर वह पदच्युत हो जाएं, अपने पद से मुक्त कर दिए जाएं या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए बीमार हो गए हैं वो, ठीक है,
छुट्टी ले लिया है, वो कहीं चले गए हैं, तो अब क्या होगा, उपराष्ट्रपति महोदय कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो राष्ट्रपति के रूप में वो कितने तक काम करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 6 माह के लिए वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये भारत के संविधान में है, लेकिन अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है। अमेरिका के संविधान में अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के शेष जो समय बचा हुआ है उनके पद के समाप्त होने का, वो शेष समय के लिए राष्ट्रपति वही बन जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति सबसे लंबे समय तक के लिए रहे। यह 1950 में संविधान सभा के द्वारा बनते हैं और 1962 तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये 1962 में राष्ट्रपति बनते हैं और 1967 तक राष्ट्रपति रहते हैं। जाकिर हुसैन साहब 1967 में बनते हैं और 69 में यह इनकी मृत्यु हो जाती है। वीवी गिरी साहब 1969 में बनते हैं और 74 तक यह पद पर रहते हैं। तो सबसे लंबा समय काल आप देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी जो उम्मीदवार हैं वो कौन है? तो वो हैं वीवी गिरी साहब। ये प्रथम गैर कांग्रेसी हैं, इनका कांग्रेस पार्टी से संबंध नहीं है। वैसे भी राष्ट्रपति देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है वो किसी पार्टी का नहीं होता है, ना किसी पार्टी और ना ही किसी धर्म से संबंध उसका होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के बाद वो किसी धर्म और किसी भी पार्टी का जो है प्रमोशन नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसहमति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण रहा है। भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं जो सर्वसहमति से चुने गए हैं, यानी कि निर्विरोध चुने गए हैं, किसी ने उनका विरोध नहीं किया है? तो वो हैं नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी जी का जो चुनाव हुआ वो 1977 से 82 तक रहा इनका समय। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कहां से थे, किस राज्य से थे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति? तो वो बात करते हैं बिहार राज्य से थे। और बिहार राज्य के साथ अगर हम बात करते हैं तो बिहार राज्य में 3 दिसंबर 1885 को यह जन्मे। गांव का नाम है जीरादेई। जीरादेई गांव है ये गांव का नाम है इनके। 3 दिसंबर को मनाते हैं हम अधिवक्ता दिवस के रूप में। अधिवक्ता दिवस। जीरादेई गांव में जन्मे हैं। इनकी समाधि जो है वो है आपकी महाप्रयाण घाट। ये है इनकी समाधि। ठीक है, इनसे इतने प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्नों का विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं, 12 वर्ष तक रहे हैं। 3 दिसंबर 1885 को जीरादेई गांव बिहार में जन्मे हैं और बिहार से ये राष्ट्रपति हैं पहले। ठीक, चलो, इन्हें बाबूजी भी कहते हैं और दक्षिण बिहार का गांधी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जिक्र हम अभी कर चुके हैं कि 2 बार राष्ट्रपति के रूप में रहे। ये 1950 में संविधान सभा के द्वारा चुने गए और 52 तक रहे। फिर क्या होता है, इसके बाद चुनाव होता है और चुनाव 1952 में होगा तो 57 तक रहेंगे। फिर चुनाव होगा और 57 से लेकर के 62 तक रहेंगे। तो ये कुल मिलाकर के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति देश के रहे और 2 बार रहे। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। इसमें बात की जाए तो इसमें पद का उल्लेख है, राष्ट्रपति का पद है, इसमें है निर्वाचन, राष्ट्रपति का क्या है, निर्वाचन है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिया हुआ है रीत, राष्ट्रपति के चुनाव की रीत परंपरा, यह है पुनः निर्वाचन का आर्टिकल 57, निर्वाचन, ये रहा पुनर्निर्वाचन। तो उत्तर हमारा क्या रहा, आर्टिकल 57। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई। तो वो राष्ट्रपति एकमात्र मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब हैं, और एक और राष्ट्रपति हैं उनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद, ठीक है। ये कार्यकाल इनका 1974 से 77 तक रहा, ठीक है। और जाकिर हुसैन साहब का कार्यकाल देखा जाए तो 1967 से 1969 तक रहा, ठीक। ये रहा कार्यकाल। तो दोनों कार्यकाल मैंने लिख दिया है। और एक अच्छी बात यह है कि देश के मुस्लिम राष्ट्रपति, दोनों राष्ट्रपति यानी कि जाकिर हुसैन साहब और फखरुद्दीन अली साहब, ये दोनों लोगों की मृत्यु इनके पदावधि के दौरान हुई है। इन्होंने 5 साल पूरे नहीं किए हैं। हाँ, कलाम साहब एक ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं जो उन्होंने पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया है, लेकिन उन्हें हम मुस्लिम ना माने तो ज्यादा बेहतर होगा। और याद करने में हमें सुविधा होगी कि हम ये दिमाग में रख सकते हैं कि जो मुस्लिम राष्ट्रपति हैं वही सिर्फ केवल 5 साल पूरे नहीं कर पाए हैं, बाकी जो कोई अन्य धर्म का बना हुआ राष्ट्रपति है वो 5 साल पूरे कर रहे हैं। तो हमें ये बात याद करने में बड़ी सुविधा हो जाएगी अगर यह मान लें कि कलाम साहब मुस्लिम नहीं थे। हालांकि जन्म उनका इस्लाम धर्म में हुआ है, लेकिन वह धर्मनिरपेक्ष की बात को आगे बढ़ावा देते थे और उनका किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। वह लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार अपने पद पर कौन बना रहेगा। वह सिर्फ और सिर्फ एकमात्र पद है, वो है राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 153। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। संसद में देखा जाए तो करंट टाइम में सिर्फ 12 व्यक्ति हैं। देखिए अब सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से ही चुनाव होता, राज्यसभा से ही नियुक्त होता है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा से कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, 12 व्यक्तियों को, 12 व्यक्ति, ठीक है। ये कहां से, लास, LASS, लास, ठीक है। लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस से चुने जाते हैं। अब जो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को चुनने की प्रक्रिया थी वह समाप्त हो गई है 25 जनवरी 2020 से इसे समाप्त कर दिया गया है। तो अब सिर्फ और सिर्फ कितना रह गया है, 12 रह गया है, ठीक है भाई।